नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 11 जुलाई और दिन है शनिवार। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे सरकारी नौकरी और भर्ती की बड़ी अपडेट, किसानों के लिए राहत, रेलवे और बैंक के नए नियम, देश दुनिया की बड़ी खबरें और मौसम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सभी खबरें। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो पहले ये अपडेट जान लीजिए। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 11 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी देश भर में पेट्रोल और डीजल पुराने रेट पर ही मिलेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन फिलहाल इसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर नहीं पड़ा है। अगर आप अपने शहर के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए तुरंत जानकारी ले सकते हैं। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 22,195 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को सीबीटी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवार समय समय पर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट जरूर चेक करते रहें। अगर आप बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी अपडेट आपके लिए है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 750 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक BFSI SSC पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे आगे अस्थायी नौकरी की तैयारी में भी मदद मिलेगी। अगर आप IIT डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 95 युवाओं के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 28 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन पूरी तरह मुफ्त है, यानी किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन जरूर कर लें। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी खबर आपके लिए बेहद खास है। केंद्र सरकार देश में ईवी खरीदना आसान और सस्ता बनाने की तैयारी में है। सरकार कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन पर 3 से 5% तक ब्याज सब्सिडी देने और लोन गारंटी की योजना पर काम कर रही है, ताकि बैंक आसानी से फाइनेंस दे सके। इसके साथ ही देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल भारत में 29,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए ईवी खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए। अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं तो ये नए नियम जरूर जान लीजिए। रेलवे ने जुर्माने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान, भीख मांगने और बिना अनुमति सामान बेचने पर 2,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और ज्वलनशील या विस्फोटक सामान लेकर सफर करने वाले पर 10,000 रूपए तक का जुर्माना और जेल की कार्यवाही भी हो सकती है। रेलवे का कहना है कि ये सख्त नियम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। अब किसानों के लिए राहत भरी खबर महाराष्ट्र से आई है। आइए नजर डालते हैं। पुणे और सतारा की सीमा पर स्थित बीर बांध पूरी तरह भर गया है। बांध में 100% यानी 9.408 TMC पानी का भंडारण हो चुका है, जिससे नीरा नदी पर निर्भर हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि इससे गन्ने की खेती और नई रोपाई को बड़ा फायदा होगा। अगर आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पूरे इलाके में कृषि उत्पादन को भी नई मजबूती मिल सकती है। अब किसान और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने प्रगति मिशन लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का कहना है कि इस मिशन से खेती की लागत कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। पहले चरण में ये मिशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम और झारखंड समेत कई राज्यों में लागू किया जाएगा।
दिल्ली की महिलाओं के लिए एक जरूरी अपडेट। अगर आप डीटीसी बस में मुफ्त सफर करती हैं तो 1 अगस्त से नया नियम लागू होने जा रहा है। पिंक सहेली कार्ड के बिना महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। डीटीसी के मुताबिक 31 जुलाई तक मौजूदा कागजी पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। इसके बाद 1 अगस्त से सिर्फ पिंक सहेली कार्ड के जरिए ही मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। ऐसे में जिन महिलाओं ने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाया है वे समय रहते इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अब रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की ओर। ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, जहां ऑकलैंड एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। यह प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा और रणनीति साझेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश T20 लीग का ओपनिंग मैच भारत में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मुकाबला भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इस फैसले को भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को नई मजबूती देने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेनेजुएला में आई तबाही को भारत ने अपनी पीड़ा मान। उन्होंने कहा कि भारत ने दूरी नहीं देखी बल्कि तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट भेजकर राहत अभियान शुरू किया, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीरिया, तुर्की, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भी संकट के समय भारत ने आगे बढ़कर मानवीय सहायता पहुंचाई है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है और एहतियाती के तौर पर सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई नदियां उफान पर हैं, जबकि लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गयी, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और लोगों से बिना जरूरत यात्रा न करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गयी। और अब अयोध्या से बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय अयोध्या में सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज शहर का विकास पूरी तरह बदल चुका है। सीएम योगी ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई थी और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल भी पूछे। योगी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच अब और तेज हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर करीब 1.5 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और एक कार बरामद की। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े 15 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। पुलिस का मानना है कि दान की कथित रकम को इन खातों के जरिए इधर उधर भेजने की कोशिश की गयी थी। फिलहाल मामले में पूछताछ और जाँच लगातार जारी है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी की कथित रकम का इस्तेमाल शेयर बाजार में निवेश करने और करीब 1 किलो सोना खरीदकर गलवाने में किया गया। कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों की निशानदेही पर एक कार, नकदी और चोरी की रकम से खरीदे गए सोने के गहने भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है और मामले में अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की तैयारी भी चल रही है। और अब हरियाणा से बड़ी खबर देखिए। गुरुग्राम में देर रात क्राइम ब्रांच और दीपक नांदल गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में गैंग के 4 कुख्यात बदमाश मारे गए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश ढेर हुए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
और अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नांदेड़ सोलापुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पुल की साइड वॉल का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गया। फिलहाल पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और घटना के कारणों की जाँच की जा रही। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और अब बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अगर आपके बैंक अकाउंट से एसएमएस अलर्ट के नाम पर चार्ज कटता है तो ये खबर आपके लिए है। आरबीआई ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनिवार्य एसएमएस अलर्ट जैसे सुरक्षा और जरूरी बैंकिंग जानकारी वाले संदेशों पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपए या उससे कम के ट्रांजैक्शन के एसएमएस को वैकल्पिक कर दिया गया है। हालांकि आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक अपने सिस्टम में बदलाव करेंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपने बैंक से लागू होने की तारीख और नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो ये खबर आपके बहुत काम की है। अब 20,000 रूपए तक की निकासी के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और 50,000 रूपए तक जमा करने के लिए भी पे इन की स्लिप नहीं देनी पड़ेगी। बस आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराइए और काम मिनटों में हो जाएगा। डाक विभाग ने 22 जून से नई डिजिटल सुविधा लागू कर दी है, जिससे पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है। अब बात नोएडा के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर की। सेक्टर 123 में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के लिए नोएडा प्राधिकरण ने दोबारा टेंडर जारी कर दिया है। उम्मीद है कि अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 26.65 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यहाँ सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड, जेवलिन थ्रोट एरिया और मल्टीपर्पज हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इस परियोजना से नोएडा और आसपास के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा मिल सकेगी। 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। कोयला चोरी के आरोप पर बीसीसीएल और सीएमडी का बड़ा एक्शन। कोयला चोरी के आरोप लगाना एक मजदूर नेता को भारी पड़ गया। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने मजदूर नेता हलंजा बिन हक को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि मजदूर नेता ने कोयला चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद बीसीसीएल प्रबंधक ने कानूनी कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया है। अब सभी की नजर इस मामले के अगले कदम और कानून कार्यवाही पर टिकी है। आरएसएस पर टिप्पणी भारी पड़ी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार हो गए और जेल भेजे गए। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट अब जेल तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सपा कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद आईआईटी एक्ट और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, अपराधियों की घेराबंदी। कई जिलों की सीमाओं पर बने विशेष नाके बिहार में अब अपराधियों के भागने का रास्ता आसान नहीं होगा। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों की सीमाओं पर विशेष पुलिस नाके बनाए जा रहे हैं ताकि अंतर जिला अपराधियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इस अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी इलाके से शुरू हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस कदम से अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना समय की जरूरत है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। वहीं सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को अब माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। बस्ती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को अब अपने कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने करधाम मंदिर के समाधान का भी जिक्र किया और कहा कि पहले 84 कोसी परिक्रमा को रोका जाता था, लेकिन अब उसका भव्य विकास किया जा रहा। सीएम योगी का यह बयान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया।
बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर आंदोलन करने के बजाय वोट की ताकत के जरिए सत्ता हासिल करना ही अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रभावी रास्ता है। मायावती ने दलित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों से संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की। बीएसपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने संगठन को सक्रिय करने में जुट गई। अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। बीजेपी ने टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए उनके 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिकबराई को अब बीजेपी के टिकट पर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में मैदान में उतारे। उधर सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद रुक्मणी मल्लिक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा भेज दिया है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी कानूनी अपडेट की खबर सामने आई है। करोड़ भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से दी जाने वाली ये नियुक्तियां अस्थायी होगी और मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। इस फैसले से फिलहाल तमिलनाडु सरकार को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अब रुक करते हैं बांग्लादेश की बड़ी राजनीतिक खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करेंगी। राइटर्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मौत भी आए तो वो अपनी मिट्टी पर आए। शेख हसीना ने बताया कि वह भारत में अपना निर्वासन खत्म कर वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ स्वदेश लौटेंगी और कोर्ट के सामने पेश होंगी। अब बात ईडी की बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आप नेता और पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ 103 करोड़ रुपए की कथित फर्जी आईफोन निर्यात और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी का आरोप है कि फर्जी खरीद बिल, निर्यात दस्तावेज और सेल कंपनियों के जरिए करीब 103 करोड़ रुपए के अवैध धन को वैध बनाने की कोशिश की गई। जाँच एजेंसियों के मुताबिक करीब 44,000 मोबाइल फोन का फर्जी निर्यात कागजों में दिखाया गया। फिलहाल मामले की जाँच PMLA के तहत जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात राजस्थान की चुनावी तैयारियों की। राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव का रास्ता तय करने वाला OBC सर्वे आज शुरू हो गया। 10 से 23 जुलाई तक आयोग की टीमें घर घर जाकर ऑनलाइन सर्वे करेंगी और OBC समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाएंगे। इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षण तय होगा, जिसके बाद ही पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी फिलहाल चुनाव से पहले पूरा फोकस इस सर्वे पर रहेगा। वहीं झारखंड से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रांची के इटकी में एम्स के तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने की तैयारी शुरू हो गई। प्रस्तावित संस्थान में वर्ल्ड क्लास अस्पताल, रिसर्च सेंटर और अत्याधुनिक योग सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 50 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और केंद्र सरकार की टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अगर ये परियोजना मंजूर होती है तो झारखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का एक बड़ा संस्थान मिल सकता है। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा करते हुए पेंटागन को अलर्ट भेजा है कि ईरान कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इनपुट ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हुई है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय की दुनिया से आई बड़ी उपलब्धि की। चीन ने पहली बार लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के बूस्टर की समुद्र में सफल रिकवरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। लॉन्च के करीब 6 मिनट बाद बूस्टर को सुरक्षित समुद्र में उतार लिया गया। इसे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट विकसित करने की दिशा में चीन का बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल होती है तो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम करने की भी मदद मिल सकती है। अब बात अमेरिका से आई एक बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया। इसके साथ ही ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान ही इस तरह का सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे शानदार हवाई अड्डों में से एक बने।
अब नजर डालते हैं पश्चिम एशिया से आई बड़ी खबर। ईरान के बूशहर समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोनारक, चोड़गढ़ और बूशहर में विस्फोट की आवाजें सुनी गई। बूशहर वही इलाका है जहां ईरान का एक अहम परमाणु संयंत्र भी मौजूद है। हालांकि अमेरिका ने ईरान हमलों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है, जबकि धमाकों की वजह का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर पर नजर डालें। भारत का कच्चे तेल का आयात जून महीने में रिकॉर्ड 49.3 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रूस से तेल रिकॉर्ड खरीद रही है। जून में भारत ने करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल रूस से खरीदा, जो कुल आयात के आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। इसके साथ ही रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की स्क्रीनिंग के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर सभी संस्थान अपनी पुस्तकों की जांच करें और देश विरोधी या आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर उसकी जानकारी दे। वहीं उपराज्यपाल प्रशासन इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष ने इसे इतिहास और विचारों को दबाने की कोशिश बताते हुए विरोध जताया। अब बात आस्था और धर्म से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी की। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार शास्त्रों में बाल कटवाने के लिए कुछ शुभ और अशुभ दिन बताए गए हैं। उनका कहना है कि बुधवार और शुक्रवार को बाल कटवाना शुभ माना जाता, जबकि कुछ अन्य दिनों में ऐसा करने से धन हानि या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित मान्यता है, जिसे मानना या न मानना पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब रुक करते हैं बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल पहुंचकर अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और यात्रा से जुड़े फीडबैक भी लिए। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से जारी रहे। और अब उड़ीसा से आस्था की बड़ी खबर देखिए। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गयी। यह भव्य धार्मिक उत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी पूरी रथ यात्रा आस्था और भक्ति का भव्य संगम बनने जा रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा से एक दुखद खबर सामने आई है। पवित्र गुफा की ओर जा रहे रामबन के बनिहाल निवासी 63 वर्षीय कृष्ण ठाकुर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल और फिर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और किसी भी परेशानी पर तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क करने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा से एक और अहम खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के तोलडी नाला इलाके में अमरनाथ यात्रियों का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक महिला श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि प्रशासन ने हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। एक बार फिर कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए मामले मिलने के साथ संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। कडप्पा जिले के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि एक संक्रमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खास बात यह है कि संक्रमितों ने पहले कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। मामले सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। प्रभावित इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने व लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई। अब पश्चिम बंगाल से कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ियों, वर्कर्स और हेल्पर्स के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। शुभेंदु सरकार के मुताबिक 1 अगस्त 2026 से आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6,250 रूपए से बढ़ाकर 11,250 रूपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें मिलने वाला प्रदर्शन आधिकारिक प्रोत्साहन पहले की तरह अलग से मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
अब कारोबार और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर। अदानी इंटरप्राइजेज ने फ्रांस की क्लीन टेक कंपनी के साथ नई साझेदारी का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल फॉर्मिक एसिड बनाया जाएगा। शुरुआती अदानी ग्रुप की एक पायलट फैसिलिटी से होगी। अगर यह सफल रही तो तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा। इस पहल को भारत में ग्रीन केमिकल्स और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली की सड़क व्यवस्था को लेकर एक अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली की मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सड़क के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी जाए। उनका कहना है कि इससे इस मार्ग पर बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बड़ा सुधार होगा। अब बात करते हैं 11 जुलाई की राशिफल की। आज का दिन कुछ राशियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा, तो कुछ लोगों को सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। तो आइए नजर डालते हैं मकर राशि पर। मकर राशि का व्यवसायिक पक्ष मजबूत रहेगा और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत है। वहीं कुंभ राशि के जातकों को मेहनत का पूरा फल मिल सकता है, लेकिन लेन देन और खर्चों में सतर्क रहना होगा। वहीं मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। आय के नए अवसर मिल सकते हैं और जीवन साथी का सहयोग भी बना रहेगा। फिलहाल आज की सभी बड़ी और काम की खबरें बस इतना ही। ऐसी हर रोज की ताजा, भरोसेमंद और सबसे तेज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।